बोलिए भगवान परशुराम जी की, भारत माता की। आज मंच पे विराजमान और यहाँ सभागार में इस आयोजन को सफल बनाने के लिए आप सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ साथ श्री रतनलाल शर्मा जी जो अध्यक्ष ब्राह्मण सभा हिसार हैं, श्री जयप्रकाश शर्मा जी, श्री डॉक्टर हर्ष मोहन भारद्वाज जी जिनके सौजन्य से आज का ये कार्यक्रम और ये सभागार इतना सुंदर सभागार बन सका है ताकि आप सबके काम आ सके। पंडित मौजी राम जी, श्री रविंद्र कौशिक जी, श्री केवल किशन जी आर्या जी, श्री महेंद्र जी, श्री अशोक गर्ग जी, बहुत अच्छा आपका उद्बोधन रहा। और श्री सूरज भान शर्मा जी, देवीलाल शर्मा जी, श्री माड़ूराम जी, श्री राजवीर जी, श्री फूल कुमार जी, श्री हरिकृष्ण शर्मा जी, श्री सत्यनारायण पांड्या जी, श्री राजेश शर्मा जी, श्री सरपंच क्या नाम है, अच्छा सरपंच अमीन राजेश जी, सरपंच संचालक सत्यभूषण बिंदल जी, आपका मन संचालन जी बहुत बढ़िया रहा और आपकी कविताएं बहुत अच्छी हैं। श्री विक्की शर्मा जी, श्री ईश्वर पाटिल जी, और किसी का अगर नाम रह गया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और भी बहुत से बड़े बुजुर्ग भाई साथी यहाँ सभागार में मौजूद हैं। कईयों का नाम मैं अगर सबका नाम लेने लगूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती समय निकाल के आए। और सबसे ज्यादा आज के कार्यक्रम में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हर्ष मोहन भारद्वाज जी का, क्योंकि जिस तरीके से जिस सोच के को दर्शाते हुए उन्होंने इस सभागार का आयोजन किया है और इसका निर्माण कराया है, वाकई बहुत ही काबिले तारीफ है और एक ऐसी अच्छी सोच है जिसको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। मैं उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो एक उदाहरण आपने प्रस्तुत किया है में हांसी में बरवाला में, जो सबने सहमति से एक मत होकर अपने ब्राह्मण अध्यक्ष का चुनने का फैसला किया है जिले के, तो मैं आप सबको उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और उसका श्रेय आप सबों को जाता है कि आपने बिना किसी इलेक्शन के सर्वसम्मति से ये फैसला किया। ये बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं मानता हूं कि एक ऐसी शुरुआत है जो शुरू हिसार, हांसी और बरवाला से हुई है, पर पूरे हरियाणा में जानी चाहिए। एक ऐसा उदाहरण है जिसका और ऐसी परिस्थितियां पैदा करने में बहुत सा सहयोग भी लगता है, बहुत सा योगदान भी लगता है, और कहीं कहीं कभी कभी बलि भी लगती है। नहीं, ये त्याग की भावना जो है, ये जब हर एक आदमी ये मान के चलेगा समाज की तरफ से कि भाई मैंने त्याग की भावना से भी काम करना है और जो पूरे समाज के लिए अच्छा है, तो उसका फायदा पूरे समाज को मिलेगा। जैसे भाई साहब ने ये शुरुआत की कि निःशुल्क अगर कोई चाहे आके अपना कार्यक्रम कर सकता है यहाँ पर सभागार में, जो नीचे हॉल बना है यहाँ पर, ये बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी शुरुआत है कि लोगों की जो दिक्कतें समस्याएं होती हैं उनका संज्ञान लेते हुए हम स्वयं ही अपने ही साधन से क्या कर सकते हैं समाज के लिए, क्या कर सकते हैं गरीबों के लिए, जो जरूरतमंद हैं उनके लिए, ताकि उनको ऐसी सुविधा मिल सके और व्यवस्था बन सके। ये वाकई काबिले तारीफ है। देखिए, मैं ना तो किसी नेता के हैसियत से आपके बीच में आया हूं, ना ही किसी सांसद की हैसियत से आपके बीच में आया हूं। मुझे सत्यनारायण पांड्या जी ने हर्ष मोहन जी से मिलाया, हर्ष मोहन जी ने अपनी बात रखी और मैंने उनकी बात को बहुत ही संवेदनशीलता से देखते हुए कहा कि मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि आप एक अच्छा कार्य कर रहे हैं और इसी तरह से कड़ी जुड़ी। लेकिन बात यह है और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हमारा क्या दायित्व बनता है, और हमें
ऐसे कार्य करते रहने चाहिए, ऐसे कार्यक्रम करते रहने चाहिए ताकि समाज के लिए भी एक प्रेरणा का सूत्र बन सके और साथ साथ अन्य लोगों के लिए भी जो करना चाहते हैं लेकिन किसी तरीके से कर नहीं पाते हैं, उनको व्यवस्थित करके आगे बढ़ाने का काम भी समाज के प्रबुद्ध लोगों का ही होता है। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं आप सबों का जो अपना कीमती समय निकाल के आए, और मैं हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, छायाकार बंधु हैं, आपसे मेरा विशेष प्रेम और लगाव रहता है क्योंकि मैं भी इसी से निकला हूं। तो मैं आपसे भी निवेदन ये करूंगा कि थोड़ा सा आप साइड पे आ जाएं तो जितने हमारी माताएं बहनें मातृशक्ति सामने यहाँ बैठी है उनसे भी बात करने का मौका मिल जाएगा, उनसे भी आशीर्वाद देने का मौका मिल जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ सबसे माताएं बहनों से भी मिल जाएगा, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं हमारे, आप सबों से देखिए जब 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 मुझसे पहले वक्ताओं ने खासकर हर्षमोहन जी ने ये बात कही तो एक बात से मैं उनकी सहमत हूं कि बेटा जितना मर्जी बड़ा हो जाए कभी बाप से बड़ा नहीं हो सकता। और जो अगर मैं समझूंगा कि मैं अपनी जिंदगी में जो बाबूजी ने किया है उसका एक हिस्सा भी कर पाऊं तो मैं अपने आप को खुशनसीब मानूंगा। जिस तरीके की लड़ाई लड़ने का काम पंडित विनोद शर्मा जी ने किया है, हक और हकूक की लड़ाई लड़ने का काम किया है, चाहे ईबीबी जी की बात हो, चाहे धोली की मालिकाना की हक की बात हो, उन्होंने हमेशा एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है सबके लिए, 36 बिरादरी के लिए कि भाई किस तरीके से हम सबको साथ लेके चल सकते हैं और अपने समाज के लिए भी क्या कर सकते हैं इसके साथ। तो बस मैं उनसे ही प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ रहा हूं और ये जरूर कहना चाहता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम और इस तरह की प्रयास, जिस तरह का प्रयास का मैंने वर्णन किया कि कैसे आप सबने मिलजुल के एक मत होकर ब्राह्मण सभा के अपने अध्यक्ष को चुनने का फैसला किया। नहीं, अच्छी बात है, मैं उनकी बात कह चुका हूं मैं उनकी बात। तभी यज्ञ में तो सबकी आहुति डलती है भाई, सबकी आहुति डलती है तब यज्ञ पूरा होता है। लेकिन हम इस बात को आगे प्रचार प्रसार करें, हम सब ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं और ये हमारा दायित्व बनता है कि किस तरीके से हम उनकी शिक्षा भगवान परशुराम जी की और क्यों हमारे अंदर ये जो संस्कार हैं वो अगली पीढ़ी को कैसे देने हैं, पहुंचाने हैं, कैसे युवा पीढ़ी तक ये बात पहुंच सके और कैसे उसका जीवन में अनुसरण करके आगे बढ़ सके, ये हम सबका दायित्व बनता है। चाहे हम किसी भी उम्र के हों, हम सबको मिलकर इस यज्ञ के अंदर काम करना है। रही बात ये जो आपने माताजी और पिताजी के नाम पर ये हॉल बनाने का काम किया, ये भी अपने में एक प्रेरणा का सूत्र बनता है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने अपना काम किया है, अपना जीवन एक नियम के तहत से, संस्कार के तहत से उन्होंने जीवन जीने का काम किया और आगे अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को और अपने बच्चों को और अगली पीढ़ी को देने का काम किया। अब ये जिम्मेदारी हमारी बनती है, युवा पीढ़ी की बनती है। जो हमारी यहाँ पर माताएं बहनें भी बैठी हैं, मेरे युवा साथी बैठे हैं, मैं उनसे भी अपील ये बात की करना चाहता हूँ कि अभी जब हाल में हमने भगवान परशुराम जी का महाकुंभ किया था और पंचकूला के अंदर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, तो एक घोषणा की थी वहां से, मैं वो घोषणा दोहराना चाहता हूं और दोहराने के लिए आप सबकी सहमति भी चाहता हूं। देखिए, हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बच्चे को सरकारी नौकरी संभव नहीं है, लेकिन हर बच्चे के पास रोजगार मिलने का हक है और हक होना चाहिए। और हमारी और ये सिर्फ सरकार अकेले नहीं कर सकती, सरकार को तो करना ही है अपना काम, लेकिन बाकी सब लोगों को भी ऐसी व्यवस्था बनानी है कि हम ऐसी परिस्थितियां बना सकें, हम ऐसे वातावरण पैदा कर सकें कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए नौकरियों के अवसर पैदा कर सकें। और उसी तहत एक नई शुरुआत की है हमने, जहां पर ज्ञान गंगा केंद्र स्थापित करने की बात कही है। हर धर्मशाला के अंदर लगभग
150 से ज्यादा धर्मशालाएं चिन्हित की जा चुकी हैं अब तक, और कोई इसमें रोक नहीं है कि कितनी धर्मशालाएं आएंगी। ज्यादा से ज्यादा आए, अच्छी बात है। और मुद्दा एक ही है, मुद्दा ये है कि हम कैसे जो बच्चे हमारे युवा पीढ़ी के किसी ना किसी कारण से पीछे रह जा रहे हैं, मुख्य धारा में नहीं आ पा रहे हैं, उनको कैसे उठाया जा सके, उनको सक्षम और सामर्थ कैसे बनाया जा सके, ताकि वो भी कॉम्पिटिशन्स के अंदर, एग्जाम्स के अंदर बाकियों के बराबर आके compete कर सके, और उनको सबसे अच्छी शिक्षा मिल सके, और उनको सबसे अच्छी एजुकेशन मिल सके, वातावरण मिल सके, और बिना किसी संकोच के, ताकि वो खुल के पढ़ सके और आगे बढ़कर अपने माता पिता, परिजन, गांव वासियों की, अपने शहर वासियों की सेवा कर सके, प्रदेश वासियों की, देशवासियों की सेवा कर सके। तो उसी तहत ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि यहाँ पर भी, हिसार जिले के अंदर भी जितनी भी धर्मशालाएं या फिर हांसी या आगे जाकर भी जितनी धर्मशालाएं बरवाला में हैं, वे इससे जुड़ना चाहें तो हमें सिर्फ एक कमरा चाहिए, बाकी सारी व्यवस्था निजी तौर पे हम करेंगे। वहां पर जो भी प्रशिक्षण का सामग्री लगनी है, सामान लगना है, टेलीविजन लगने हैं, सारी व्यवस्था लगनी है, ताकि सुचारू रूप से वहां से क्लासें चल सकें, ऐसी व्यवस्था बनाने का काम करें। और उसमें सारे बच्चे, जो बच्चे आके उसमें पढ़ना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी के लिए, नीट की तैयारी के लिए, जेईई की तैयारी के लिए, एचसीएस के लिए, उसके लिए उसमें कोचिंग क्लासेस निःशुल्क उनको मिलेंगे। तो हरिमोहन जी, हमें बस एक छोटा से कोना चाहिए कमरे का, जहां पर एक टीवी लग सके और वहां से क्लासें चल सके और बच्चे आके पढ़ें, बस और कुछ नहीं, बस ठीक है। तो और इसमें जितनी ज्यादा से ज्यादा धर्मशालाएं जुड़ेंगी, क्योंकि आइडिया है कि हम गांव देहात तक भी लेके जाएंगे, सिर्फ शहरों की धर्मशालाओं में नहीं, ताकि वहां पर भी बच्चे जो वंचित रह जाते हैं उनको भी बेस्ट एजुकेशन मिल सके, एआई का बेनिफिट मिल सके, जो बेस्ट टीचर्स हैं पूरे देश के अंदर वे पढ़ाने आएंगे वहां पर, और जो बेस्ट, मतलब चाहे पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, आईएएस अफसर हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, ऐसे लोग वे सब आएंगे पढ़ाने, ताकि बच्चों को उस तरह की दिशा और दशा मिल सके। और हमारी युवा पीढ़ी, आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, लगभग 65% आबादी हमारी 35 साल से कम उम्र की है, तो उनकी चिंता करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, उनके लिए काम करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। सरकार अपना काम करेगी, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, लेकिन हमारा जो दायित्व बनता है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे सिर्फ नौकरियां मांगे, वो नौकरियां दें भी, ऐसी व्यवस्था भी बने। तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि हमें हर तरीके के प्रयोग पे काम करना है, और इन प्रयोगों को सफल बनाने में आप सबका बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, ताकि उन बच्चों को इंगित करके आगे लाया जा सके और बढ़ाया जा सके। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले एक बात जरूर कहूंगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक कॉल दी है कि जब भारत 100 साल अपने पूरे करेगा 2047 तक, तो भारत एक विकसित देश के तौर पर स्थापित हो। और इस कॉल को आज जो कॉल माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी थी, वो कॉल सिर्फ प्रधानमंत्री जी का सपना नहीं है, आज 140 करोड़ भारतवासियों का सपना है। और मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, हम अपने इतिहास की बात करते हैं, हम अपने संस्कृति की बात करते हैं, हम अपनी प्रथाओं की बात करते हैं, और आप सबने सुना होगा, खासकर युवा साथियों ने, कि हम कहते हैं कि भारत एक सोने की चिड़िया होती थी। तो उसका यह मतलब नहीं था कि इस भारत में इतना सोना था कि इसलिए उसको सोने की चिड़िया की संज्ञा मिली थी। भारत ज्ञान का केंद्र था, दुनिया के ज्ञान का केंद्र, हर एक प्रकार के ज्ञान का केंद्र, चाहे वो भौतिक ज्ञान था, विज्ञान था, या किसी भी प्रकार का ज्ञान था। और वो संज्ञा भारत को इसलिए मिली थी क्योंकि हमारी जो संस्कृति थी वो इतनी ज्यादा इवॉल्व थी, इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी कि आज की डेट में भी हम वो, शायद साइंस जिन चीजों का, सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही है, हमारे पास हजारों साल पहले। और मैं ये मानता हूं
कि अगर भारत विकसित देश बनेगा 2047 तक, तो ये रास्ता भी ज्ञान की गंगा से ही होता हुआ जाएगा। हम आने वाले समय में, दुनिया बदल रही है, एआई का जमाना है, दुनिया के 70% जो व्यवसाय बनेंगे वो ज्ञान पे आधारित होंगे। इसलिए ज्ञान को अर्जित करना और ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, ये दोनों चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि आने वाले समय में जो ये प्रगति के पथ पे हम चल रहे हैं, भारत चल रहा है, उसमें वो बच्चे भी आगे बढ़ सके जो ज्ञान का को अपने अंदर उसका फायदा लेकर चलेंगे, ज्ञान को सिर्फ समझेंगे नहीं, उसका फायदा भी उठाएंगे। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि हमें सबको, बड़े बुजुर्गों को, युवा साथियों को, सबको मिलजुल कर ये इस यज्ञ के अंदर अपनी आहुति देनी है, ताकि हम आगे बढ़ सके और हमारी युवा पीढ़ी आगे बढ़ सके और उनको वो परेशानियों का सामना ना करना पड़े जिन परेशानियों का सामना वे करते रहे हैं। और ऐसा संभव इसलिए हो पाया है क्योंकि ऐसी व्यवस्था भारत में पिछले 10 से 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हम कर पाए हैं। ऐसी इस की रूपरेखा की नींव रख पाए हैं और इसमें आप सबों का योगदान इसी तरह मिलता रहे, यही मेरी आस्था है, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। जिस तरीके से आपने आशीर्वाद दिया, बड़े बुजुर्गों ने, माताओं ने, जिस तरीके से युवा साथियों ने साथ दिया, आपसे बस यही निवेदन है, ये प्यार इसी तरीके से बना रहे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। मेरे घर के दरवाजे, मेरे दिल के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। मैं आपके किसी काम आ सकूं तो मैं समझूंगा कि भगवान ने जो ताकत दी है, जो शक्ति दी है, वो कहीं ना कहीं पूरी हुई, उसका जो अर्थ है वो पूरा हुआ, अगर मैं आपके काम आ सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय परशुराम जी, जय भारत।